हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 40 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरस्तु और हिंगेल जो है वो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। अरस्तु महिला को नीचे कुल का समझते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगाचार्य दर्शन संबंधित है। दोस्तों, योगाचार्य दर्शन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म तथा मनोविज्ञान से संबंधित है योगाचार्य दर्शन। दोस्तों, योगाचार्य दर्शन भारतीय महायान की एक उपशाखा है जो कि योग एवं ध्यान के अभ्यास में हम लोगों का मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? योग एवं ध्यान के अभ्यास में हम लोगों का मदद करना इसका योगाचार्य दर्शन का मेन उद्देश्य है। इसका स्थापना कब हुआ था? दोस्तों, 3री सदी में मैत्रेय ने योगाचार्य दर्शन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाले संस्कार था। तो शिक्षा की समाप्ति के बाद कौन सा संस्कार किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समापवर्तन जो है वो शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाता था। ये समापवर्तन क्या था? तो दोस्तों, समापवर्तन जब प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब जातक यानी कि विद्यार्थी जब गुरुकुल से जाता था तो आगामी जीवन यानी आने वाले जीवन के लिए उसके गुरु उनको उपदेश देकर विदा करते थे। तो इसी प्रक्रिया को समापवर्तन कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मगध साम्राज्य के जो बिंबिसार थे उसको श्रेनिक के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किए थे। दोस्तों, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने रानी चेलना के उपदेश से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तहाश्रिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागार्जुन के द्वारा किया गया था सप्तहाश्रिका सूत्र की रचना। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो सीजदा और पैबोस क्या था? तो दोस्तों, सीजदा था राजा के सामने सिर झुकाकर जमीन पर अपना सर रखना, और पैबोस था कि राजा के पैरों को चूमना। तो ये प्रथा, सीजदा और पैबोस की प्रथा बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, बलबन ने और क्या क्या शुरू किया था? तो लौ नीति को स्टार्ट किया था, नवरोज प्रथा शुरू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राजदूत राज्यों में कौन संधि के बाद ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? इसमें से कौन सा ऐसा संधि है जिसके बाद राजपूत जो है वो ब्रिटिश राजनीति के प्रभाव में आ गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करौली संधि के बाद राजपूत जो है वो ब्रिटिश राजनीति के प्रभाव में आया था। करौली की संधि कब हुई थी अगर पूछे तो याद रखिएगा, 1817 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा करौली की संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के तहत अपने देश की वस्तु को अपनाना और दूसरे देश की वस्तु को बहिष्कार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन, उसी आंदोलन के बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो दोस्तों, ये ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग था। कौन सा था? इन मेमोरियम, जिसको किसने बनाया था? तो जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। कौन बनाया था? जोसेफ नोएल पैटन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था?
दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगान शासक नसीब खां एवं तातार खान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और अफगान शासक नसीर खां और तातार खान के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था मई 1955 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि इलाहाबाद की संधि हुई क्यों थी। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी, बाकी इन तीनों की हार हो गई थी। तो इसी बक्सर युद्ध की वजह से अंग्रेज ने शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज जो कि उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? दोस्तों मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मुक्ति दिवस मनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे डेट पूछे कि मुक्ति दिवस का डेट क्या है, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, HMTAPBS। ये जो है HMTAPBS, इससे आपको सहायक संधि के सारे जो राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। तो दूसरा पूछा है तो M से क्या हो जाएगा? मैसूर। H हैदराबाद, मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से पेशवा, B से भोसले और S से सिंधिया। अगर आपसे इसमें से कोई भी नंबर का पूछेगा तो आप इसको ईजिली बता पाएंगे इस ट्रिक के वजह से। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें से दूसरा पूछा है, दूसरा राज्य मैसूर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैसूर हो जाएगा। पहला कौन सा है? तो पहला हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नवकलेश्वर उत्सव ये है क्या? तो इसमें भगवान जगन्नाथ जी को, मतलब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, तो उसे नवकलेश्वर उत्सव कहा जाता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बड़ा-लाचला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों बड़ा-लाचला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सा दर्रा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा रोहतांग दर्रा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जोजिला और खारदुंगला, ये सारे दर्रे हैं। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाथुला, जलेपला दर्रा है, जबकि लद्दाख में खारदुंगला, बड़ा-लाचला, चांगला, ये सभी दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। कौन सा है? प्रिटोरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों उमियम झील जो है यह मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलयों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी ये बोल रहा है कि धूल और समुद्र के उन क्षेत्र को जो कि पीड़कनाशकों,
तेल और विलयनों की वजह से प्रदूषित हो गया है, तो उसके उपचार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसके उपचार की प्रक्रिया जैविक उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक उपचार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जैविक उपचार क्या है? तो ये प्रदूषण के उपचार में प्रयोग में लाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या फिर उसके एंजाइम को प्रयोग में लाता है। यानी कि प्रदूषण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीव या फिर उसके एंजाइम को प्रयोग में लाना ही जैविक उपचार कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो दोस्तों रबर और सिनकोना जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में स्थित है। अब इसका नाम बदल दिया गया, आप हमको कमेंट करके बताइए कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है। अगला प्रश्न है, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान में। कांडला बंदरगाह का नाम दोस्तों बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ये पिट्सबर्ग है क्या? तो ये दोस्तों यूएसए का एक शहर है, यानी जो कि स्टील शहर है। तो पिट्सबर्ग मुख्यतः यूएसए का शहर स्टील शहर है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो यवाडा को कहा जाता है। किसे? यवाडा को कहा जाता है, जो कि एक शहर, जो कि यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में है। अब अगर आपसे ये पूछे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो स्टील शहर है वो कौन सा है? तो वो है जमशेदपुर। तो जो स्टील शहर है उसी को पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो भारत का जो स्टील शहर है वो जमशेदपुर है, इसीलिए भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो वो हो जाएगा हार्मुज जल संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्मुज जल संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सा देश है जो स्कैंडेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वीडन, नॉर्वे और आयरलैंड, ये तीनों स्कैंडेवियाई देश के अंतर्गत आता है, जबकि डेनमार्क नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि? दोस्तों कोई भी सफेद रंग का वस्तु क्यों दिखाई देता है? जब सभी प्रकाश का जो सभी रंग है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। जब इन सातों रंगों को कोई भी सतह अपने आप से परिवर्तित कर देता है, टोटल के टोटल रंग को जब परिवर्तित कर दिया जाता है, तब जाके सफेद रंग दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। लेकिन अगर सभी रंग को अवशोषित कर ले तो जब सभी रंग को अवशोषित कर लेगा तो काला दिखाई देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तब होता है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में ध्वनि की चाल कैसी होगी? तो दोस्तों शुष्क हवा में ध्वनि की चाल नम हवा की अपेक्षा कम होगी, यानी नम हवा में ध्वनि की चाल अधिक होगी जबकि शुष्क हवा में कम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाता है? दोस्तों अब किसी भी तार की त्रिज्या को अगर हम आधी कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो प्रतिरोध पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में जो है क्या होना चाहिए, तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध के कारण दोस्तों अधिक गर्मी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से अगर विद्युत अधिक प्रवाहित होता है तो उसका फ्यूज तार गल जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी। इसी वजह से फ्यूज तार में निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकल परमाणु गैस है। पहले आप ये जान लीजिए कि एकल परमाणु गैस होता क्या है। तो दोस्तों एक अणु जो केवल एक परमाणु के साथ ही अपना बंध बनाता है वो एकल परमाणु कहलाता है, तथा जिसको सहसंयोजिक बंधन, जिसमें मतलब कोई भी सहसंयोजिक बंधन नहीं होता है, तो वो कौन कौन सा गैस होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो वो हो जाएगा हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नियोन, ये सभी जो है वो एक एकल परमाणु गैस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गन गैस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी। तो दोस्तों गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोज किए थे। गोल्डस्टीन किसके खोज किए थे, प्रोटॉन के। चैडविक न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये चारों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक और एंडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन का खोज किए थे। अगला प्रश्न है, रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होता है। तो दोस्तों रेयॉन किससे निर्मित होता है, तो यह सेल्यूलोज से निर्मित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेयॉन जो दोस्तों यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है, दोस्तों यह सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला है AgCl। क्या है, AgCl। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि चांदी का अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह पेट्रोलियम से सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक को हटाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो दोस्तों मेढक श्वसन जो करता है उसका उसके शरीर का 3 भाग ऐसा होता है जिससे वो श्वसन कर सकता है। तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, ऐसा कौन कौन सा सतह है। तो वो हो जाएगा फेफड़ा, उसका मतलब फेफड़ा, त्वचा और मुंह का सतह। ये 3 जगह से मेढक जो है वो श्वसन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि मेढक जो है पानी के अंदर श्वसन किस चीज से करता है, कैसे करता है। तो दोस्तों मेढक जो है पानी के अंदर श्वसन अपनी त्वचा के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेषता होती है। कौन से संघ में पुनरुत्पादन की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकैनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है पुनरुत्पादन करने की क्षमता होती है। दोस्तों इकैनोडर्मेटा का शरीर जो है वो आमतौर पर 5 भागों या फिर पंचपक्षीय रेडियल की संरचनाएं वाली होती है। आप जो है ताड़ा फिश मछली को, इस टाइप की जो फिश होती है उसको आप देखे होंगे। तो ये किस में आता है, इकैनोडर्मेटा में ही इस तरह की मछलियां आती है। अगला प्रश्न है, टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों टेकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन डी का क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्सीफेरोल है। विटामिन B12 का क्या है, तो साइनोकोबालामिन। और विटामिन के का अगर पूछे तो फाइलोक्विनोन करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आप विटामिन तो पढ़ ही लीजिएगा अच्छे से। बाकी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग मिलो मांटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसी के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि धर्म के आधार पर निर्वाचन मंडल मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, डेट अगर पूछे तो याद रखिएगा, ये डेट जो है वो हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो मूल अधिकार के उप समिति जो थे उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 देश जो है वो अस्थायी सदस्य देश है। दोस्तों, ये चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा हर 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है, लेकिन हर साल 5 अस्थायी सदस्य को बदला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, संविधान का जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कौन कहा था, तो किसने कहा था? जल्दी फटाफट से आप लोग आंसर टाइप करके हमको बताइए कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो ये हमें आर्टिकल नंबर 29 जो है वो हमें राइट देता है कि प्रत्येक नागरिक, भारत का जो भी प्रत्येक नागरिक है वो अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखता है। तो हमने अभी क्या पूछा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बताइए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का जो सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाता है, उसका 1/3। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन मिश्रा जी जो हैं वो राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। अगला प्रश्न है, नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों, नामेरी नेशनल पार्क जो है यह असम में है। कहाँ पे है? असम में। और नामेरी नेशनल पार्क की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, नामेरी नेशनल पार्क की जीवन रेखा जिया भराली नदी को कहा जाता है। किसे? जिया भराली नदी को कहा जाता है। और नामेरी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह हाथी के झुंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? किस वस्तु पर मांग और पूर्ति के नियम को लागू नहीं किया जाता है? तो वो हो जाएगा गिफिन वस्तु। कौन सा?
गिफिन वस्तु पर मांग और आपूर्ति के नियम को लागू नहीं किया जाता है। दोस्तों ये गिफिन वस्तु होता क्या है, तो कम आय वाली जो विलासिता और गैर विलासितापूर्ण वस्तु है, यानी कम पैसे में गैर विलासितापूर्ण वस्तु जो होता है वो गिफिन वस्तु कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखती है, ये गलत हो जाएगा। जबकि सही क्या होगा, इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। इससे बैंक सोना, नकद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, तो ये दोनों जो है सही है। अगर सही पूछता तो इसका आंसर डी होता, यानी ए और बी दोनों सही है, जबकि गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों फ्रेंच गुआना की राजधानी कायेन है। कहाँ है, कायेन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।